नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। इंदौर जिले में आजकल नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना की मिलन यात्रा चल रही है। पूरे प्रदेश के कई शहरों में ये यात्रा जाएगी और श्री गोविंद मालू उसके जिला प्रभारी हैं। श्री गोविंद मालू जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यात्रा बीच में छोड़कर हमारे आग्रह पर हमारे स्टूडियो आए इस यात्रा के बारे में बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खनिज विकास निगम के आप उपाध्यक्ष हैं, फिर ये नर्मदा क्षिप्रा लिंक मिलन यात्रा में आप कैसे आ गए? प्रकाश जी, मूलतः भारतीय जनता पार्टी के संगठन का प्रारंभ से काम किया और अभी भी संगठन का कुछ न कुछ दायित्व मुझको रहता ही है। इसलिए संगठन जो दायित्व देता है उसको निभाने का पूरा प्रयास करता हूं और उसमें आनंद भी आता है। इसलिए मुझे काम सौंपा माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर ने, अरविंद जी मेनन ने, और मैंने इसको स्वीकार किया। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? क्या चुनाव का लाभ लेना योजना का उद्देश्य? देखिए, हर योजना को जन जन तक ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार करती रही है और चूंकि राजनीतिक दल है तो इसके लाभ हानि के बारे में लोग कयास लगाते हैं, लेकिन मेरा यह कहना है कि हम इसका राजनीतिक लाभ नहीं, हम इसका सामाजिक लाभ समाज को दिलाने के लिए इस यात्रा को निकाल रहे हैं। चुनाव आया तो नर्मदा क्षिप्रा जोड़ने की बात आई? जी नहीं, नर्मदा क्षिप्रा की जो संकल्पना है वो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी संकल्पना है। मैं आपको नेपथ्य में ले जा रहा हूं कि 1988 में केंद्रीय जल आयोग ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें ये बताया था कि कालाहांडी रायलसीमा आंध्र प्रदेश, कालाहांडी उड़ीसा और मालवा का जो पठार है, यदि उसको समय रहते उनका भूजल स्तर नहीं बढ़ाया गया तो रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। ये तीनों स्थान के लिए जब जल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी केंद्र में, उस रिपोर्ट को उन्होंने राज्यों को पहुंचाया। मध्य प्रदेश में वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई। कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी थी और राज्य में भी थी, लेकिन जब 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब हमारे तेज तर्रार विधायक तेज सिंह सेंधव ने विधानसभा में 13 जुलाई 1990 को एक प्रस्ताव रखा कि मालवा को रेगिस्तान बनने से बचाने के लिए नर्मदा क्षिप्रा काली सिंध योजना लाई जानी चाहिए और एक प्रारूप उन्होंने प्रस्तुत किया। कई सारे सदस्य उससे भौचक रह गए कि ये कैसे होगा, लेकिन उस प्रस्ताव को पास किया सदन में। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उसके बाद उसको 28 लाख रुपए उसके सर्वे के लिए सरकार ने उपलब्ध कराए और 8 जुलाई 1991 को शीतला सहाय जी, जो समय जल संसाधन मंत्री थे, उन्होंने विधानसभा में बताया कि वो 28 लाख रुपए खर्च हो गए, सर्वे हो चुका है और उसके आगे की योजना पर काम चालू करेंगे। लेकिन उसके बाद 1992 में हमारी सरकार चली गई और वो पूरी योजना कांग्रेस की सरकार के जिम्मे हो गई कि वो क्या करते हैं, उसके भविष्य का निर्धारण। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अलग अलग फोरम पर, अलग अलग मंच पर, अलग अलग स्थानों पर उस बात को उठाती रही और सरकार से मांग करती रही कि ये राजनीतिक दुराग्रह और पूर्वाग्रह की बजाय सामाजिक चिंतन के जरिए या इस मालवा अंचल के बेहतरी के लिए आप दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस नर्मदा क्षिप्रा लिंक योजना को आप किसी भी तरह प्रारंभ करें। पर 2000 बारे में 1999 2003 में बीजेपी बन गई थी। 2002 में अगस्त 2002 में दिग्विजय सिंह ने इसे साफ नकार दिया कि ये तो संभव ही नहीं है और इसके लिए बजट भी नहीं है। सरकार उस पूरी जिस ढंग से कांग्रेस ने यहाँ खजाना छोड़ा था उसको लेकर के 2003 के बाद पहले हमने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया, विकास के काम किए, एक एक काम आगे बढ़ते गए और शिवराज जी जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद से लगातार उन्होंने प्रयास किया कि ये कैसे इस तरह नर्मदा क्षिप्रा लिंक योजना या कोई ऐसा प्रयास करें कि इस मालवा का अंचल का भूजल स्तर बढ़े। लेकिन अधिकारियों के बाद बार बार विचार विमर्श होता रहा, लेकिन सब ने यही शंका व्यक्त की कि कैसे होगा। फिर तकनीकी जानकारों को इकट्ठा करके शिवराज जी ने एक बैठक बुलाई और उसके अंदर ये सारी चीज़ों को निश्चित किया गया और आखिरकार उन्होंने 8 अगस्त 2012 को ये योजना सिद्धांत रूप से मंजूर की गई
और उसके बाद में 27 अगस्त 2012 को इसके टेंडर भी जारी हो गए और 29 नवंबर को इसका विधिवत शुभारंभ किया गया। और अब इसका जो लक्ष्य है, टारगेट, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जिनकी प्रबल इच्छा शक्ति के द्वारा इस योजना को इस धरती पर साकार करने का संकल्प लेकर के उतारा गया है, उनका यह है कि 365 दिन में ये योजना पूरी हो जाएगी। पहला चरण है 1 साल के भीतर, पहला चरण। इसलिए देखिए, चुनाव हैं 2013 में, लेकिन वो उस समय जब इसका निर्णय किया गया था तो इसको लंबा खींचने का कोई सवाल नहीं था। 432 करोड़ का पहला चरण था जो नर्मदा से क्षिप्रा में पानी आएगा, यानी उज्जैनी जहां पर क्षिप्रा का उद्गम है, नर्मदा जी से 348 मीटर लिफ्ट करके पानी 49 किलोमीटर की यात्रा तय करके उज्जैनी में आएगा और फिर वहां से हम उसको, जिस तरह नर्मदा का पानी इंदौर को मिलता है वैसे ही पानी पाइपलाइन के जरिए लाया जाएगा। कैसे आएगा पानी? एक हमारे दर्शकों को बताइए कैसे पानी आएगा। पानी लिफ्ट करके पाइपलाइन के जरिए आएगा उज्जैनी में और फिर वहां से उसको नहर के द्वारा और क्षिप्रा जी में प्रवाहित कराया जाएगा और क्षिप्रा बहेगी, क्षिप्रा का पानी उसके बाद चंबल में जाएगा, वही नर्मदा का पानी। ये इंटर बेसिन ट्रांसफर है प्रकाश जी, एक अंतर कछार जी, क्योंकि नर्मदा जी का पानी जाता है अरब सागर में और गंगा जी का पानी जाता है बंगाल की खाड़ी में। ये इंटर बेसिन ट्रांसफर का पहला प्रयास, इतना बड़ा पहला प्रयास भारत का है। इसके पहले ह्यूस्टन अमेरिका में और जापान में एक ऐसा प्रयोग हो चुका है, लेकिन इतना बड़ा विश्व का पहला, इतनी बड़ी आकार की योजना पहली है। और उसके बाद जब गंभीर और पार्वती और काली सिंध इसमें जुड़ेगी तो 3600 करोड़ की अगली चरण की योजना होगी। ये कब तक पूरी होगी? मान लीजिए सरकार आ गई बीजेपी की, तो कब तक 3600 करोड़ की योजना पूरी हो जाएगी? ये अगले चरण में उसका भी जिस तरह से इसका एक टारगेट, एक टाइम बाउंड कार्यक्रम बनाया गया है, ऐसे उसी का बनाया जाएगा, क्योंकि वो भी एक महत्वाकांक्षी और उल्लेखनीय और बहुत ही ऐसी योजना है कि ये सारा मूल संकल्पना हमारी एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूल संकल्पना थी नदी जोड़ों की। और वही दिमाग में बार बार हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी के जहन में चल रही थी कि इस नदी जोड़ों को हम मध्य प्रदेश से क्यों नहीं प्रारंभ करें, और उसी का उन्होंने कल्पना को साकार रूप देकर ये प्रारंभ। तो गुजरात से तो हो चुका नदी जोड़ो, नर्मदा का पानी साबरमती में, नहीं शुरुआत तो हो चुकी, नर्मदा का पानी साबरमती में, लेकिन ये इंटर बेसिन ट्रांसफर का पहला मौका। एक आम दर्शक को कैसे बताएंगे आप, इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्षिप्रा हमेशा सतत बहेगी, सिंहस्थ में फायदा होगा? जी प्रकाश जी, सिंहस्थ 2016 में जब ये पानी इसमें क्षिप्रा जी में रहता नहीं था और पानी उसको भरना पड़ता था, तो क्षिप्रा का, नर्मदा का पानी क्षिप्रा जी में आएगा तो ये पानी का बहाव होगा। दूसरा लाभ ये होगा कि जो नर्मदा उज्जैनी से लेकर और क्षिप्रा उज्जैन तक के बीच में जितने भी ये हमारे खेत हैं, खलिहान हैं, जो हमारा जमीन का जो भूजल स्तर नीचे चला गया है वो बढ़ेगा, क्योंकि ये नर्मदा जी का यहाँ पर आगमन होगा और जब आसपास के क्षेत्रों में उस पानी को रिसेगा जमीन में तो अपने आप उसका भूजल स्तर बढ़ेगा, भूजल स्तर बढ़ेगा, पर्यावरण सुधरेगा और जब पानी निकालने, उलीचने के लिए लोगों को 25-30 फीट पर पानी मिलेगा तो ऊर्जा भी कम लगेगी, बिजली की बचत होगी। इसलिए ये जो हरित क्रांति और विकास का एक नया दौर इस मालवा अंचल में प्रारंभ होगा। कितनी बिजली खर्च होगी, कितनी जमीन अधिग्रहित की जा रही है? 75 हेक्टेयर जमीन लगभग अधिग्रहित होगी और 1000 लीटर पर लगभग 3.5 रुपए का खर्च आएगा और 3000 केवी के 3 पंपिंग स्टेशन इसमें लगेंगे। देखिए, ये कुल मिलाकर सवाल इस बात का है कि पानी जो कहाँ चला जाता है, ये जो अचरज है, इस चमन को अचरज भारी की पानी कहाँ चला जाता है, उस पानी को एकत्रित करके उस पानी को जन उपयोग के लिए, जन कल्याण के लिए, विकास के लिए उपयोग करना ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि नर्मदा जी में 18 लाख एकड़, इससे एक तो 18 लाख एकड़ की सिंचाई होगी। नर्मदा जी में 13 मिलियन एकड़ फीट पानी है। आज भी अखबारों में आया है कि नर्मदा जी में अमरकंटक से होशंगाबाद के बीच में इतना पानी है कि पानी खत्म होने का अभी कोई ऐसा सवाल नहीं है कि सालों तक कि पानी उसमें से खत्म हो जाएगा। तो 13 मिलियन एकड़ फीट पानी में से केवल 3 मिलियन एकड़ फीट पानी हम लेंगे, उसमें ये सब सारी बताइए चीजें होगी। माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी आए थे हमारे प्रदेश में,
शिवराज सिंह जी ने उनके नेतृत्व में कलश रख दिए, जी। अब फिर आप कलश लेने के घूम रहे हैं गांव-गांव, तो जी, ये क्यों हो रहा है? जी बिल्कुल, इसमें कोई गलत बात नहीं है। उस समय योजना का शुभारंभ किया था शासन ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने। ये भारतीय जनता पार्टी जन जन में जाकर एक तो इस योजना के बारे में जानकारी दे रही है, दूसरा लोगों को अवेयर कर रही है, तीसरा उनसे जन भागीदारी की अपेक्षा कर रही है कि जो इसमें हम भूमि अधिग्रहण करेंगे, जहां से ये जाएगा उसके आसपास अतिक्रमण ना हो, उसके आसपास की जमीन आप लोग उसको स्वेच्छा से छोड़े, उसका स्थान करें ताकि ये सब लोग ये पनपे। तीसरा, इसका जो लाभ होगा उसको मितव्ययिता से हम उसका उपयोग करें। और ये योजना कांग्रेस ने किस ढंग से छलावा किया है, पाखंड किया है 40 साल में इस क्षेत्र के साथ, उस बात को भी हम बताने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं। क्योंकि इच्छा शक्ति, काम, विकास ये भारतीय जनता पार्टी ने यदि किया है तो बताने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। और जनता के पास भी जाने में, हमको जाने के लिए ये एक माध्यम भी है और ये प्रचार प्रसार और जन जागरण के लिए भी हम जा रहे हैं। नर्मदा क्षिप्रा के अलावा काली सिंध, गंभीर और पार्वती नदी के बारे में बात हो रही है, जी। ताप्ती नदी की क्यों उपेक्षा कर दिया? जी, आपने सही कहा, मध्य प्रदेश सौभाग्यशाली है क्योंकि कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने के बाद नर्मदा के दर्शन मात्र से और ताप्ती के स्मरण मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। तो ऐसी देश की 3 जो बड़ी जिन नदियों को बहुत पवित्र श्रद्धा, आध्यात्म के हिसाब से, आस्था के हिसाब से मानते हैं, यमुना भी है, कावेरी भी है, गोदावरी भी है, लेकिन ताप्ती और नर्मदा जी के बारे में जो आख्यान मिल रहे हैं हमारे शास्त्रों में, वो एक अद्भुत वे नदियां हैं। और ये देश है जिसमें पत्थरों को पूजा जाता है, नदियों को माँ माना जाता है, भूमि को माँ माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। तो ताप्ती का भी जब ये योजना फलीभूत होगी तो मैं समझता हूं कि हम जो अगली बार सरकार में आएंगे तो हमारे मुख्यमंत्री जी का तो ये पूरा सपना है कि पूरे मध्य प्रदेश की नदियों को जोड़ा जाए और फिर देश को संदेश दिया जाए कि आप भी इस प्रवाह में शामिल हो और नदी जोड़ो अभियान की भारत की संकल्पना पूरी हो। हमारे मुख्यमंत्री जी जो बातें करते हैं, कहते हैं नजूल की जमीन को बोलते हैं कि कब्जा कर लो, जिसने जमीन पे कब्जा कर ले उसको दे देंगे। तो अतिक्रमण कैसे हटाएंगे? कानून कायदे से काम करते तो है नहीं मुख्यमंत्री जी। नहीं, उन्होंने वो गरीबों के हित की बात करते हैं, वो ऐसे नजूल की जमीन पर कब्जे की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जहां पर गरीब अपना आशियाना बनाकर रह रहा है उसे उजाड़ा नहीं जाए। ये भी गरीब और आम आदमी के हित में योजनाएं लागू कर रहे हैं, वो ऐसे जमीन लुटाने की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब अनुशासनहीनता, चुनावी हथकंडा है कि जहां आपने मकान बना के रह लिया तो ले लीजिए जमीन। जी नहीं, ये तो बहुत जब पुराने से जब अवैध कॉलोनियों की बात आई और उन्होंने कहा कि इतने सालों से उनका क्या दोष है, बेचारों का, जो रह रहे हैं रहवासी, जिन्होंने किया है उसको दंडित करना चाहिए, लेकिन जो रह रहे हैं उनको वहां पर स्थापित करना चाहिए। अवैध काम करने का, अवैध कॉलोनियां, अवैध बस्तियां बसाने का काम कांग्रेस के जमाने से किया, जिसके पाप को भारतीय जनता पार्टी की सरकार भोग रही है। ये जो कलश यात्रा निकाल रहे हैं, उद्घाटन के शिलान्यास के बाद भी कलश यात्राएं, ये कब तक चलेगा कलश यात्राओं का दौर? जी, भारतीय जनता पार्टी का संगठन सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करता रहा है और करता रहेगा, जनता के बीच में जाता रहा है और जाता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का संगठन सुप्त नहीं है, सत्ता आती तो सोया नहीं रहता है। जनता के बीच में जाने से उसे जनता का फीडबैक भी मिलता है और आगामी विकास की और भी जो अधोसंरचना, विकास या और भी जो समस्याएं वो सामने आती हैं, क्योंकि सारा कुछ 100% कभी ठीक नहीं रहता है। उसके लिए बार बार जनता के बीच में जाने का उपक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं और इस बात का गर्व है हमें। और ये कलश यात्रा आप कह रहे हैं लेके जा रहे हैं, हम कलश को लेके जा रहे हैं। नर्मदा और क्षिप्रा के मिलन का जो अद्भुत कार्यक्रम है, उसका एक आध्यात्मिक पक्ष लोगों के पास है, उसकी आस्था है, श्रद्धा है यहाँ लोगों की। उनको उस श्रद्धा के साथ आप उसको उस विकास की, इसी नर्मदा क्षिप्रा के मिलन को आप देखें और उसको एक उत्सव के रूप में मनाएं, दीपावली जैसा उत्सव मनाएं इस मिलन पर। इसका हम एक वातावरण बनाने के लिए जा रहे हैं। मानू जी, हमारे आग्रह पर आप यात्रा बीच में छोड़कर आ गए हैं और वापस आपको यात्रा में जाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो पधारे और इस योजना के बारे में हमसे बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही।
आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। नमस्कार।